हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं 4 बजे जो है हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास करते हैं, जिसमें सभी हद तक हम लोग ने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर लिया है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना बाकी है और उसके बाद से हम लोग उसका आंसर भी देखेंगे। फिलहाल चाइल्डहुड कंप्लीट है तो अब हम कंटेम्प्रेरी पे चल रहे हैं। कंटेम्प्रेरी भी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं जिसे हमें क्लियर करना है। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वही सर्व शिक्षा अभियान का फेज 2 जब आया तो फिर क्या हुआ, नाम कैसे चेंज हुआ और नाम चेंज करने की जरूरत क्या पड़ गई। RMSA के नाम से ये जाना जाने लगा और इसको हम वैसे सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा चरण कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में एक हाईलाइट मैं आपको दे दूं। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान था जिसमें कि सभी बच्चों को एजुकेशन देने की बात तो थी ही, साथ ही उनको स्कूल में रेगुलर बुलाने और स्कूल में बनाए रखने। देखिए हुआ क्या कि बहुत सारे अभियान, बहुत सारी ऐसी स्कीम बनी जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स का एडमिशन तो हुआ, नो डाउट एडमिशन हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यू स्कूल को नहीं कर पाते थे। रीज़न उनका अपना अपना था कि डेली स्कूल जाना, फिर वहाँ पर टाइम रहना, उतने टाइम तक उसमें वो कुछ और कर ले, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे। तो इन सारी चीज़ों के लिए सरकार ने अलग अलग नीतियां बनाई, अलग अलग अभियान चलाए। उसी में से सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान था कि बच्चों को जो है स्कूल तो लाना ही है, साथ में इनका दूसरा उद्देश्य ये था कि स्कूल में बनाए रखना। आने वाले 10 साल तक स्टूडेंट्स को जो है स्कूल में बनाए रखना, ये बहुत एक चैलेंज की बात थी जो कि सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू इसको किया गया। ये सर्व शिक्षा अभियान 2000 में स्टार्ट 2010 तक चला था, जिसमें 2010 तक का टारगेट था कि सभी बच्चों को जो है, जिन भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है उनको 10 साल तक बनाए रखेंगे। जबकि अगर पहले बोले तो पहले का जो डेटा जो था वो जस्ट अपोजिट था। एडमिशन तो हो जाते थे लेकिन स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम रहती थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। अब आइए बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो फर्स्ट फेज 10 सालों का था वो खत्म हुआ, तो उसके बाद दूसरा फेज जो स्टार्ट हुआ RMSA फेज 2, ये क्या है और ये क्यों इसका नाम चेंज किया गया, ये सारी चीजें आइए हम जानते हैं आज के क्लास में। सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा चरण, सर्व शिक्षा अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ी है और विद्यालयों में ठहराव में सफलता मिली। देखिए 2 पॉइंट, एक तो एडमिशन के लिए खोला गया था ये, और दूसरा ठहराव यानी कि स्कूल में बच्चों को बनाए रखना। तो ये दोनों में वो सर्व शिक्षा अभियान सक्सेसफुल हुआ। इसी प्रगति क्रम को आगे बढ़ाने के लिए NUEPA 2006 में योजना पर विचार किया गया। योजना को कार्यान्वित करने के लिए समय समय पर रूपरेखा तैयार की गई। दिनांक 12 नवंबर 2009 को प्रोजेक्ट बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई दूसरे फेज को, जिसे सर्व शिक्षा अभियान में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया। देखिए यहाँ पर जब ये स्टार्ट हुआ था तो सक्सेस तो मिल ही रहा था, सब डाटा जो एकदम उल्टा चल रहा था उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा था, तो सभी खुश थे। 2006 में बैठक स्टार्ट हुआ करना कि अब क्या करें, ये तो जा करके 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में तो खत्म होने वाला, तो इसके लिए हम और कुछ कर सकते हैं। माध्यमिक कक्षा तक, माध्यमिक विद्यालय तक अगर बच्चों को हम बनाए रखे हैं तो क्यों ना इसको हम और आगे ले जाए, उच्च माध्यमिक के बारे में भी सोचें। तो उसी तरह से 12 नवंबर को ये मीटिंग की गई 2009 में और उन्होंने जो है दूसरे फेज को जो है स्वीकृति दी, क्योंकि पहला फेज माध्यमिक विद्यालय तक बच्चों की संख्या बढ़ी और साथ में क्लास में आने की संख्या में भी जो है बढ़ोतरी हुई। तो इसलिए इन्होंने दूसरा फेज स्टार्ट किया जिसका नाम था उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को, जिसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया, जिसका नाम चेंज किया गया। इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और ये स्टार्ट हुआ 12 नवंबर 2009 के नाम से जाना जाने लगा। इसका नाम था RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और ये इसका अगर डेट जैसे 1952 याद रखते हैं, 1964 याद रखते हैं,
1992 याद रखते हैं, 1986 याद रखते हैं, हर जो नीति बनी है उसके अनुसार। तो इसी तरह से इसका जो बना है ये 12 नवंबर को बना है, तो इसीलिए 12 नवंबर 2009 के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों के लिए पॉइंट है ये जो आपने पॉइंट टेबल अपना बनाया है उसमें लिखिए कि फेज 2 जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा चरण, यानी कि हमारा फेज जो 2 था जिसको हम RMSA के नाम से जानते हैं, वो कब स्टार्ट हुआ था। तो 12 नवंबर 2009 को जो है इसको स्वीकृति मिली थी, तो ये लिख लीजिएगा। अब इसमें किन एज के बच्चों को सम्मिलित किया गया, अब एज भी तो अलग होगा, माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक में जाएंगे तो इसमें एज रखा गया 14 से 18। एज क्या रखा गया, 14 to 18 आयु वर्ग तक शिक्षा को सम्मिलित किया गया। RMSA फेज 2 की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत पड़ी, ये क्वेश्चन आता है भाई। आवश्यकता पूछ दे, जरूरत पूछ दे, या फिर ये क्या है, आप क्या समझते हो, तो आपको इतना अच्छे से डील करके लिखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम बता रही हूँ जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम भी जानते हैं ना, रियल लाइफ में भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। फेल हो जाते हैं तो फिर उस पर बैठ कर विचार करते हैं कि क्यों फेल हुए, क्या क्या रीजन था, क्या। तो वही सारी चीजें शिक्षा नीति में भी आती गई हैं। जो हमारा संविधान लागू होने से के बाद से जो शिक्षा नीति को लेकर के टाइम टू टाइम पे इवेल्युएशन हुआ, कुछ फेल हुए, कुछ सक्सेस हुआ, उन सारी चीजों का मैं डिटेल से 1 by 1 इसलिए दे रही हूँ ताकि आप जोड़ते जाइए। और ये क्योंकि मुझे मेरे माइंड में ये एक तरह से चेन की तरह से मेरे दिमाग में बैठा है कि अच्छा 1986 में कमियां दिखी, इसीलिए 1990 में जो है राम मूर्ति की कमेटी बैठाई गई कि भाई 1986 सक्सेसफुल नहीं हुआ जैसा हमने बनाया, तो 1990 में राम मूर्ति को अध्यक्ष बनाकर राम मूर्ति कमेटी बना दी गई। अब 1990 में राम मूर्ति ने बैठा तो उन्होंने कमियां निकाली, तो उन्होंने बोला ठीक है ये कमी है, तो फिर सरकार ने सोचा चलो फिर से हम लोग रिवाइज शिक्षा नीति बना देते हैं। तो 2 साल के बाद ही 1992 में जो है रिवाइज शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना दी गई। तो मेरे दिमाग में इसी तरह से वो कनेक्शन के साथ बैठा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में भी कनेक्शन के साथ बैठ जाए और एक स्टोरी की तरह बैठ जाए। कंटेम्प्रेरी जैसे कि मैं बोलती हूँ डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जिनको हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिनको डेट का प्रॉब्लम है, जिनको नाम का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसको हम एक स्टोरी की तरह क्रिएट कर रहे हैं ताकि स्टोरी से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्लियर रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो है सर्व शिक्षा अभियान सक्सेसफुल हुआ, बहुत अच्छी बात है। 2000 में स्टार्ट हुआ, 2006 से ही उसके सक्सेस की बातें चलने लगी कि हाँ ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। फिर 2009 में जब ये सोचा गया कि चलो ये माध्यमिक विद्यालय तक तो बच्चे को ले आए और बच्चे को बनाए रखें, तो क्यों ना उन्हीं बच्चे को आगे भी पढ़ाने के बारे में सोचा जाए। तो उसी नीति को है थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, जिसका नाम रख दिया गया RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये माध्यमिक स्कूल के लिए हुआ। उच्च माध्यमिक शिक्षा देने की बात हुई तो इसमें जाहिर सी बात है बच्चों का एज डिफरेंट होगा, तो इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया। आई होप कि मैंने पूरी समरी आपको दे दी है। अब आइए देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत था, क्या वहां पे भी एजुकेशन में कमी थी? ऑफ कोर्स कमी थी। चलिए देखते हैं। अब तक 100% बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया। उनके कारणों और समस्याओं को दूर करके उन्हें अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलवाना और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। माध्यमिक शिक्षा तक तो बच्चे बने रहते थे। माध्यमिक शिक्षा में अगर मैं बोलूं कि जो है बच्चे मान लीजिए 100 है, जस्ट एज्यूम करते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके चलते हैं कि माध्यमिक शिक्षा तक बच्चे 100 हैं किसी स्कूल में, लेकिन जब उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात आती है तो बच्चे वो घट करके 50-40 ऐसे हो जाते हैं। उस समय तो डेटा और कम हो जाता था। तो ये चिंता का विषय बन गया, क्योंकि सिर्फ माध्यमिक शिक्षा से बच्चों का क्या विकास हो पाएगा? ठीक है, उनको ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, लेकिन क्या विकास हो पाएगा? नहीं। तो इसीलिए इस नीति की जरूरत पड़ी कि हम बच्चों को और आगे और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें कि उनके लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन भी जरूरी है और उसके लिए वो जाएं। तो उसमें प्रेरित करने के लिए ही जो है RMSA की जरूरत
जरूरत पड़ी, क्योंकि उस समय माध्यमिक शिक्षा के बाद, माध्यमिक स्कूल के बाद बच्चों के एडमिशन में कमी हो जाती थी उच्च माध्यमिक के लिए। तो इसलिए उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमें इस RMSA की जरूरत पड़ी। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। कुछ विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते हैं। उन्हें उच्चतर शिक्षा तक विद्यालय न छोड़ने के लिए तैयार करना, उनकी समस्याओं को दूर करके निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तक और विद्यालय की गणवेश, दोपहर का भोजन, दूर गांव से स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल सुविधा आदि देकर विद्यालय उपस्थिति और पूरी शिक्षा के लिए प्रेरित करना। हरिजन पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्टाइफंड और अच्छे अंक अधिक प्रतिशत प्राप्त करने पर 10,000 रुपए पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना। उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की व्यवस्था करना। जिला स्तर आवासीय विद्यालय छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना और आवासीय छात्रावास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो मिडिल स्कूल है उन्हें उच्च विद्यालय और उच्च विद्यालय हैं उन्हें उच्चतर विद्यालय की स्वीकृति देकर उनमें कम से कम 2 यथासंभव 4 कमरे बनवाकर बैठने की सुविधा प्रदान करना। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा कि माध्यमिक शिक्षा तक तो बच्चों को घींच गाच के ले आया जाता था, लेकिन जब उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात आती थी तो बच्चों का अपना भी प्रॉब्लम हो जाता था और पेरेंट्स को भी लगता था चलो ठीक है, जितना जो थोड़ा सा गरीब हैं उन लोगों को तो लगता ही था कि जितना हो गया सो हो गया, अब तुम काम में लग जाओ, तो आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाते थे। तो इसलिए सरकार ने बहुत, मैं बोलूँ तो बहुत बारीकी से जो है उनकी समस्याओं को समझा और नियम बनाए। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी पैसे की, क्योंकि उच्च माध्यमिक में जाने पे उनको खर्चा हो सकता है, बुक खरीदना पड़ेगा, ये सब मटेरियल उनको कहाँ से मिलेगा। तो इस सब के लिए सरकार ने क्या, निःशुल्क शिक्षा वहाँ पर भी कर दिया गया। बुक्स जो हैं, जो भी पाठ्य पुस्तक है उनको प्रोवाइड किया गया, क्योंकि उच्च माध्यमिक के लिए स्कूल जो है दूर हो जाता था। तो जो स्कूल सिर्फ माध्यमिक स्कूल तक था उसको उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक उसको कन्वर्ट किया गया, उसमें बढ़ाया गया। फिर उसके बाद से अगर ज़्यादा दूर तक है, इसमें एक बहुत पॉपुलर हुआ था साइकिल प्रोवाइड करना। पहले सबसे पहले साइकिल जो है सिर्फ गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाता था, फिर बॉयज़ को भी दिया जाने लगा। तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों को साइकिल प्रोवाइड करना, जिससे कि वो खुद से आ सके, किसी भी व्हीकल और किसी भी चीज़ की उनको ज़रूरत ना हो, पैदल ना आए। तो ये सब चीज़ों के लिए फिर और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए किया गया कि अगर वो अच्छे परसेंटेज लेकर आते हैं तो उनको 10,000 का स्टाइपेंड दिया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, इससे इनकरेजमेंट डेफिनेटली होना ही था और हुआ भी। दूसरा है कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनको जो है अच्छे बोल सकते हैं अच्छी तरीके से हेल्प करना, जैसे कि चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे किसी भी तरीके का जो उनकी समस्याएं हैं जो फैमिली में होती है उसको दूर करके हॉस्टल खोलना, हॉस्टल का जो है प्रोवाइड करवाना, हॉस्टल के जितने खर्चे हैं वो सब उठाना। ये सारी चीज़ों को देख करके सरकार ने इस पर काम किया और फिर ये सब के लिए हमें RMSA की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें बारीकी से काम करना था। और जो कि सर्व शिक्षा अभियान में माध्यमिक शिक्षा तक का बारीकी से काम किया गया था, इसीलिए उसको एक्सटेंड किया गया ताकि जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बने वो भी जो है बारीकी से काम करे और जो हमारा उच्च माध्यमिक की शिक्षा है बच्चों को वो पूरा करवाया जाए। तीसरा हमारा पॉइंट था योग्य अध्यापकों की नियुक्ति। अब ठीक है, आप बच्चे लेकर आ रहे हो, लेकिन उसके लिए वैसे टीचर्स चाहिए जो कि ढंग से पढ़ाएं और उन लोगों को सही तरीके का एजुकेशन दे। तो एप्रोप्रिएट एलिजिबल टीचर्स चाहिए थे। तो अध्यापकों की सेवा पूर्व अच्छा प्रशिक्षण देकर, मतलब ट्रेनिंग के साथ योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करना। अध्यापक और बच्चों का अनुपात अधिक से अधिक 1 से 40 हो, यानी कि 40 बच्चों पे मतलब एक टीचर हो, अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और कम से कम 25 बच्चों पे एक टीचर हो, इसका ये अनुपात को देखना। चौथा हमारा है महिला विद्यालय की अलग व्यवस्था करना और कन्या विद्यालयों में योग्य महिला अध्यापकों की नियुक्ति करना। पांचवा है सेवारत काल प्रशिक्षण इन सर्विस ट्रेनिंग।
सेवारत अध्यापक अध्यापिकाओं को नई तकनीक, शैक्षिक सहायक सामग्री, नए पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देकर उनमें नई उमंग से सरल आकर्षक संसाधनों से अध्यापक के लिए प्रेरित करना। तो देखिए, जो भी लोग काम कर रहे थे उनको अपडेट करना था, उनको फुल्ली ट्रेनिंग देनी थी और नए टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग देनी थी जो कि एजुकेशन में यूज करना था। तो किस तरह से टीचिंग एड्स यूज करना है, किस तरह से नई तकनीकों का यूज करना है, इन सब के बारे में टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। फिर ओपन स्कूल, मुक्त विद्यालय, किन्हीं भी कारणों से जो कृषक, श्रमिक, अपंग, निर्धन और बालिकाएं विद्यालय जाने में असहाय हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन होते थे कि बच्चे जो है स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो अब उनका वो रीजन जो है सरकार भी उसको कंसीडर करती थी, तो उसके लिए ओपन स्कूल खोला गया, उसमें अच्छी सुविधा देकर के शिक्षा दी गई और उससे जो है उसको भी जो है इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उत्साहित और प्रोत्साहित किया गया। सातवां हमारा पॉइंट है, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर देने के लिए सर्व शिक्षा में अभियान में पूरी व्यवस्था की गई। अब ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही थी वो चीज को इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली इसमें किया गया और बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको फॉलो किया गया। स्पेशली जो पिछड़ी जातियां हैं, जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए, जो अपंग है उन लोगों के लिए सारी सुविधाएं बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करवाई गई। मैं ये जरूर बोलूंगी कि बातें तो हर अभियान, हर नीति में हुई है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करवाया गया, इसीलिए इसको भी सक्सेसफुल हम मानते हैं। सभी धर्मों, जातियों, अल्पसंख्यकों, विभिन्न मातृभाषाओं के बच्चों को शिक्षा के लिए सभी संस्थाओं में प्रवेश की स्वतंत्रता, ना ही जाति के नाम पे, ना ही धर्म के नाम पे, ना ही अल्पसंख्यक के नाम पे, किसी नाम पे ऐसा ना हो कि बच्चों का एडमिशन ना मिले। अरे तुम मुस्लिम हो तो तुमको नहीं मिलेगा, तुम जो है लड़की हो इसलिए तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा जो है कहीं पर नहीं हो और सभी को समान तरीके से जो है एडमिशन मिले, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, ये सारी चीजों को स्ट्रिक्ट रूप से देखा गया। 9th हमारा है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, लाइट, स्वच्छ पानी आदि की विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता प्रदान करके शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त, आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। 9th जो पॉइंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर पढ़ना है तो जाहिर सी बात है टीचर की जरूरत है, स्टूडेंट की जरूरत है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट होता है लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें कि आप पढ़ने में आपको अच्छा लगे, आपको बोर ना फील हो, ऐसा ना हो कि आपका ध्यान भटक जाए, ऐसी कुछ चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो सफिशिएंट फर्नीचर, लाइट, पानी, इन सारी चीजों की जो है उपलब्धता जो है विद्यालय में करवाया जाए, उन सब पे खर्च का जो है वो सब देखा जाए। 10th है खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, विद्यालय में खेल का मैदान बनाने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक स्कूल में आर्थिक सहायता देकर बच्चों को खेल और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित किया गया। सिर्फ पढ़ना ही कुछ नहीं है, इसमें पढ़ने के साथ साथ ओवरऑल सर्वांगीण विकास के बारे में देखा जाता, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में देखा जाता, इसीलिए प्लेग्राउंड की भी व्यवस्था की गई। इसमें भी स्कूल्स को जो है आर्थिक मदद दी गई, इसमें पैसे दिए गए जिससे कि सफिशिएंट और अच्छी तरीके का प्लेग्राउंड उपलब्ध हो, जिससे बच्चे खेल पाए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे पाए। 11th है लाइब्रेरी, पुस्तकालय कंपलसरी कर दिया गया हर एक स्कूल में। अगर अब आपको स्कूल ओपन करना है तो ये आपके स्कूल में जो है एक लाइब्रेरी और पुस्तकालय होना ही चाहिए, तो ये कंपलसरी किया गया। विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें, नैतिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 25,000 रुपये आर्थिक सहायता देकर पुस्तकालय को आकर्षक बनाया गया। सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से 25,000 स्कूल्स को दिए जाते थे लाइब्रेरी के लिए। विद्यालय के प्रत्येक अध्यापकों को 1,000 रुपये प्रति वर्ष देकर अध्यापन सामग्री तैयार करने, मॉडल बनाने और शिक्षण सुविधाओं के लिए दिए गए, ताकि वे अध्यापक का सरल और आकर्षक ढंग से रुचिपूर्वक शिक्षण सफल प्रमाणित हो। तो नेक्स्ट पॉइंट जो था टीचिंग एड्स को लेकर के, टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो हर एक टीचर को जो है ईयरली जो है 1,000 रुपये दिया जाता था, ताकि वो अपने पढ़ाने के तरीकों को जो है उसमें टीचिंग एड, मॉडल कुछ भी बनाना चाहता है जिससे कि उसके टीचिंग और आकर्षक बने और इंटरेस्टिंग बने, तो उनको टीचर्स को 1,000 पर ईयर जो है प्रोवाइड करने की बात हुई। प्रतिवर्ष 5 दिन का प्रशिक्षण, हर ईयर जो है एटलीस्ट 5 डेज का जो है ट्रेनिंग दिया जाए RMSA के अंतर्गत।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक, प्राध्यापक, प्रिंसिपल और अधिकारियों को प्रति वर्ष 5 दिन का प्रशिक्षण देकर नई तकनीक और नई जानकारी देकर अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए जागरूक किया जाता है, जिससे वो विद्यालय कार्यालय में नए उत्साह और नई उमंग से कार्य करें। प्रत्येक अध्यापक को 200 रुपए प्रतिदिन प्रशिक्षण के समय दिए जाते हैं। तो ये सारे नियम बनाए गए। संस्था को आकर्षक तथा व्यवस्थित बनाने के लिए मेजर रिपेयर के लिए 4 लाख रुपए और माइनर रिपेयर के लिए 40,000 रुपए प्रदान की जाती है, जिससे विद्यालय का भवन आकर्षक बनाया जा सके। तो ये सारी चीजें विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए भी इकोनॉमिक हेल्प किया जाता है। मतलब कि अगर कुछ मेजर आप चेंज कर रहे हो तो उसके लिए 4 लाख, अगर आपने माइनर कुछ छोटा मोटा चेंज किया है तो उसके लिए 40,000 तक जो है आर्थिक हेल्प दिया जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग की तरफ से। कितना पैसा आता है स्कूल में, ये हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। गांव में पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को 300 रुपए प्रति मास प्रोत्साहित राशि देने की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक पढ़ाने में पूरी रुचि ले। कोई भी मतलब ये होना नहीं चाहिए, लेकिन होता तो है ही। विलेज में जाकर कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, तो इसीलिए उनको इनकरेज करने के लिए 300 पर मंथ जो है एक्स्ट्रा दिए जाने की बात हुई। विद्यालय की व्यवस्था और प्रबंध के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष सहयोग देकर विद्यालय प्रबंधन और व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रावधान किया गया, जिससे संस्था का कार्य सुचारू एवं नियमित रूप से चलता रहे। तो अब देखिए कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा ये में कितना ज़्यादा खर्च और कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा गया। आज आप जो एजुकेशन देख रहे हो, ठीक है कि अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जहां पर गांव में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, स्पेशली लड़कियों को, अब भेजा जाता है। 10th में वेट किया जाता है कि किसका कितना परसेंटेज आ रहा है, कि अगर इतना परसेंटेज आएगा तो उसको इतना पैसा मिला, फर्स्ट डिवीजन को पैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं और कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल हुआ है। आप देखिए जितने पॉइंट्स बने हैं ना, और जितने पॉइंट्स हम ये कर रहे हैं, इसको आप अपने अपने एरिया से रियल लाइफ में कनेक्ट कीजिएगा। तो अगर आप कनेक्ट करके अगर देखते हैं और इसको समझते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो उसको भी रखेंगे कि हाँ ये अनसक्सेसफुल में है, ये सक्सेसफुल में है। इस तरह से सारे मैं अभी कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं ये सारे पॉइंट्स को जो है रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ। मुझे जहाँ तक पता है उसके बारे में, आपको जहां तक पता है आप उससे जो है कनेक्ट कीजिए। 17 नंबर पॉइंट है, नए शिक्षा अभियान में आने वाले राज्यों में 35 अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। प्रत्येक अधिकारी को 2.4 लाख प्रति वर्ष वेतन के रूप में दिया जाएगा। तो अधिकारियों का भी जो है व्यवस्था किया गया था, ताकि सही तरीके से सुपरविजन हो, सही तरीके से जो है इवैल्यूएशन हो, देखा जाए, निरीक्षण हो। तो जब काम का निरीक्षण होता है तो काम और भी अच्छे तरीके से होता है। सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे राष्ट्र में एक ही योजना बनाई गई। ये सबसे अच्छा काम हुआ, क्योंकि अगर हर राज्य अपने तरीके से काम करने लगे तो जो राज्य अच्छे से करते हैं वो सक्सेसफुल होंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। इसलिए पूरे राष्ट्र के लिए एक ही योजना बनाई गई, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समानता बनी रहे। पूरे राष्ट्र में एक समान शिक्षा के समान अवसर और सुविधाएं प्राप्त हो, देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, अपनी प्रतिभा, शक्ति और योग्यता से राष्ट्र निर्माण में विकास में पूरा योगदान दे सके। इसलिए देश में सर्व शिक्षा अभियान चलाकर सभी नागरिकों को समान शिक्षा के अवसर देकर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। तो ये टोटल आपके हुए 18 पॉइंट्स, जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग अभियान में ये सारी चीज़ें जो है शामिल की गई। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। अब ये फेज़ 2 हुआ, इसके बाद फेज़ 3 भी आया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फेज़ 3 को देखेंगे कि एक्चुअली में उसको क्यों लाया गया,
क्या ये सक्सेसफुल रहा इसलिए या फिर ये अनसक्सेसफुल रहा इसलिए। तो ये एक एक जो टॉपिक अब बन रहा है उसमें ज़्यादा दिक्कत तो आप लोग को है नहीं नोट्स बनाने में। सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा चरण फेज 2 या फिर RMS से फेज 2 करके लिखेंगे और उसके बाद से इसको डील कर देंगे। और जितना लिखवाया गया है सब लिख सकते हैं, जो ये दिया गया है सब लिख सकते हैं, चाहे तो कुछ लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में लिख करके चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं है। टोटल 18 पॉइंट्स दिए गए हैं, 18 पॉइंट्स पे बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये नोट्स आप रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो है हम फेज 3 देखेंगे, फेज 3 भी आया हुआ है इसका, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए सेकेंडरी एजुकेशन इज क्रूशियल स्टेज इन एजुकेशनल हायरार्की एज इट प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन एंड आल्सो फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और सेकेंडरी एजुकेशन को, क्योंकि वर्ल्ड लेवल तक ले जाना था, वर्ल्ड में काम करने के तरीके जैसे हैं वैसे सिखाना था। और सिर्फ 10th करने के बाद बच्चे में जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, सर्वाइवल नहीं हो सकता, इस दुनिया में आगे जीने के लिए और चाहिए। तो इसलिए ये शिक्षा को, सेकेंडरी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये RMSA फेज 2 स्टार्ट किया गया। 14 एज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से इंग्लिश स्टूडेंट्स भी वही लिखेंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। विजन ऑफ क्यों लाया गया था, आवश्यकता, ये आवश्यकता है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, गोल क्या था, क्वालिटी इन सेकेंडरी हायर एजुकेशन, ये सब कुछ क्या क्या क्वालिटी ये डिवाइड करके दे दिया गया है। अदरवाइज ये सब कुछ हिंदी वाला ही, हिंदी एक ही जगह 18 पॉइंट्स दे दिए, इंग्लिश में अलग अलग पॉइंट्स बन गया है। तो ये रहे आपके आज के RMSA फेज 2, जो हम सर्व शिक्षा अभियान फेज 2 बोलेंगे इसको, और RMSA है, तो इसको हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा फेज 3, जो हम देखेंगे किसमें क्या है। इसके बाद और भी किसी को कोई टॉपिक चाहिए जो कि आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, मैं नहीं करवाई, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर मैसेज कर दीजिए या इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं इस वीडियो का कमेंट में सारा पढ़ती हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर कहीं और करते हैं तो मे बी मुझे पता ना चले, बट इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा जो और भी आप लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया के जो है टॉपिक आप करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ है। पहले सारे वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद, ये नहीं कि आप जो टॉपिक दे रहे हैं वो हो गया है, वो नहीं देना। पहले अपने आप को भी परफेक्ट बनाइए, थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालिए। सारे वीडियोस देख लीजिएगा कि कौन कौन से हुए हैं। अगर वो आप में नहीं है तो फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा। सो फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। सो नोट्स बनाते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और आई होप कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस ईयर में भी टॉपर निकलेंगे। सो थैंक यू सो मच।